मनीषा जो मेरी भांजी थी डाणी लक्ष्मण से, वो किड्स प्ले स्कूल है सिंगानी के अंदर, वहाँ पार्ट टाइम जॉब करती थी। वहाँ से वो 11 तारीख को 1:58 पे बाहर आती है और वो आइडियल स्कूल और कॉलेज दोनों चीज़ें हैं, उसमें बीएससी के लिए वो एडमिशन के लिए जाती हैं, फॉर्म अप्लाई करने के लिए। वहाँ लगभग ये बात घटना है 2:15 बजे की। उसके बाद उस लड़की का कोई अता पता नहीं। 6 बज के शाम को 26 मिनट पे संजय जी के पास, जो मेरा जीजा जी है, लड़की का फादर है, उसके पास रिंग आती है। मात्र 10 सेकंड का फासला देके ही वापस रिंग करते हैं तो कोई उठा ही नहीं हुआ, रिंग स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद जैसे ही संजय जी को पता चलता है कि बच्ची मुसीबत में है, वो बस पकड़ के लुहारू से सिंगानी आते हैं। लुहारू वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं और वहाँ आने के बाद 112 पे कॉल करते हैं। 112 पे कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद 112 आती है। वहाँ आइडियल स्कूल में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जब उनको बोला जाता है कि भैया आप सीसीटीवी दिखाओ, फुटेज दिखाओ, यहाँ लड़की आई है क्या, उन्होंने मना कर दिया, कोई लड़की आई नहीं है यहाँ और यहाँ स्टाफ भी नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे के दिखाने के लिए भी बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। और जो 112 में जो मुलाजिम थे, उन्होंने उनसे, कॉलेज वालों से हाथ मिला के और बात करके वापस आ गए। संजय जी को वापस सिंगानी गांव में छोड़ दिया जाता है और 112 से जो मुलाजिम थे वो कहते हैं कि आप थाने जाओ लुहारू, वहाँ FIR कराओ। अगर समय पर पुलिस कोऑपरेट करती तो मैं दावे के साथ कहता हूँ मनीषा आज हमारे बीच में होती और उन दरिंदों को पकड़ा जाता। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन आर्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, हरियाणा राज्य के जिला भिवानी की रहने वाली मनीषा के साथ जिस तरह से दरिंदगी हुई और दरिंदगी करने के बाद जिस तरह से बेरहमी से हत्या करने के बाद दरिंदों ने उसे खेत में फेंक दिया था, उसके बाद पूरे देश में जब ये खबर फैली, देखा आपने किस तरह से लोग धरने प्रदर्शन पर बैठ गए। और कई जगह ऐसा भी देखने को मिला जहाँ पर नारी शक्ति भी सामने निकल कर आई, चूँकि ये महिलाओं के सम्मान का विषय था, ये हर एक नारी की सुरक्षा का विषय था। इस बार सभी को एहसास हो गया कि आज मनीषा के साथ हुआ है तो कल हमारे भी साथ हो सकता है, क्योंकि माहौल भी ऐसा ही है। आप बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जैसे आज मनीषा के साथ हुआ था। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मनीषा वाल्मीकि, जो हाथरस में आपने वो दिल दहला देने वाला केस देखा था, उसके बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मौमिता देवनाथ का जो आपने केस देखा था, उसके बाद बहुत सारे ऐसे केस हर रोज़ आपको देखने को मिलते हैं कि किस तरह से पुलिस कानून व्यवस्था महिलाओं के खिलाफ काम करती है। समय पर FIR दर्ज नहीं होते हैं। जब ये केस बहुत बड़ा होता है तो उसके बाद किस तरह से CBI जांच करने का ऐलान तो कर देती है सरकार, लेकिन फिर बाद में वो केस दबी की दबी ही रह जाती है। बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं, अभी तक उनका न्याय नहीं मिला, चाहे आरजीकर मेडिकल कॉलेज की मौमिता देवनाथ हो या फिर हाथरस की बहन मनीषा हो। और आज जिस तरह से मनीषा के साथ दरिंदगी हुई, उसकी हत्या हुई और मनीषा के 100 के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया गया, शायद ही अभी तक किसी ने ऐसा देखा होगा। क्योंकि मनीषा का 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार पोस्टमार्टम किया गया। पहला सिविल अस्पताल में किया गया, दूसरा रोहतक के PGI हॉस्पिटल में किया गया और तीसरा दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में किया गया। लेकिन जैसे ही मनीषा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिजनों और वहाँ पर जितने भी प्रदर्शन कर रहे लोग थे उनके सामने आया तो नाराज़ हो गए और फिर आक्रोशित होकर प्रदर्शन पर बैठ गए, क्योंकि उनका कहना था कि मनीषा खुदकुशी नहीं कर सकती थी। मनीषा पढ़ने के लिए हमेशा समर्पित रहती थी और जो कॉलेज में गई थी वो BSc नर्सिंग का एडमिशन कराने के लिए गई थी, तो ये कैसे कर सकती है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग खेत में पड़े शव को देखे थे, जिन्होंने अपनी आंखों से मनीषा के गले में कटे हुए का निशान देखा था, उसके चेहरे पर जले हुए का निशान देखा था, उसके पिछले हिस्से पर चोट का जो निशान देखा था, अपनी आंखों से जिन्होंने देखा था, उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि वो खुदकुशी कर सकती है। इसीलिए चाहे किसान के नेता हों या फिर छात्र संघ के लोग हों या फिर भीम आर्मी के कार्यकर्ता हों या फिर जितने भी वहाँ पर आंदोलन कर रहे लोग थे, सभी लोगों ने आवाज़ उठाई
कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर हम मनीषा के शव को नहीं लेंगे। जब तक मनीषा की सही जांच नहीं हो जाएगी, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सही निष्कर्ष नहीं निकला, तब तक हम प्रदर्शन पर बने रहेंगे। और ऐसे करते करते साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये घटना जो 13 तारीख को सामने आई थी, जब मनीषा का शव खेत में मिला था, उसके बाद 20 तारीख तक यानी 1 हफ्ते लगातार प्रदर्शन जारी रहा। और मनीषा का जो शव है, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल तक होता रहा। लेकिन परिजनों ने साफ तौर से मना किया था कि हम शव को नहीं लेंगे। और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न था, चूँकि वहाँ के जितने भी लोग थे, सभी लोग मनीषा के न्याय के लिए रोड पर आ चुके थे। खाना पीना छोड़कर सभी लोग प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में बहुत सारे लोगों को लाठियों का भी सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर बहुत सारे लोगों को पीटा भी गया पुलिस द्वारा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गिरफ्तार भी किया गया। बहुत सारे पत्रकार बंधुओं को भी गिरफ्तार किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनीषा का जो अंतिम संस्कार कल यानी 21 अगस्त 2025 को हुआ, उसके बाद भी अभी तक जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, वो लोग अभी जेल से छूटे नहीं हैं। और इसी पर जो है, वहाँ पर जो भी पंचायत में बैठे लोग थे, जो किसान नेता थे, वो लोग अपनी प्रतिक्रिया दिए। पहले आप सुने कि जितने भी किसान नेता थे उन लोगों का क्या कहना था। जब हम 19 तारीख को सुबेरे आए, हम आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए आए, क्योंकि 18 तारीख तक मैं मेवात में था। उससे पहले तो मैं एक दिन आया था भाई, गोडा नवान में जैसी स्थिति थी, माइक मुइक बंद थे, घंटा के पास से बैठ के चला गया। उल्टा मेवात था, मेवात भी गया था। 18 तारीख को वहाँ किसानों की बड़ी महापंचायत थी, उसमें हिस्सा देखिए भाई, उसमें हिस्सा लेने का तुरंत भाई 19 ना मांगे। 19 तारीख ने जब मैं यहाँ पहुँचा, हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से लेकर के डिगावा 3 किलोमीटर है। डिगावा तक हम पैदल लड़ तक पहुँचे तो पूरी तरह जो माहौल था, हम बिल्कुल डर गए थे कि यहाँ सैकड़ों आदमी मरेंगे भाई, यह माहौल। क्योंकि जिस तरह का एकदम हम मानते किसी पावरफुल आदमी ने, जो पहले एक प्रक्रिया चल रही थी, उस प्रक्रिया को मोड़ करके हत्या को जिस तरह एकदम आत्महत्या दिखाने की कोशिश करी, पूरा प्रदेश उबड़ गया। पूरा प्रदेश का नौजवान सड़क पर आ गया। अब कोई इस आंदोलन का पहला हिस्सा न होने की वजह से हमें जानकारी भी नहीं थी कि यहाँ कौन मौजूद आदमी है, किस हिसाब से को चैनलाइज किया जाए। जो हमारी बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, किस तरह हम उसको उसके लिए न्याय के रास्ते खोलें। उसके बाद हमने गांव इकट्ठा करवाया, 2-3 बार कोशिश करी। वह गांव वाले हमने बताओ इकट्ठे हो कि हम इस स्थिति में क्या करें। लगभग 3 बजे तो गांव इकट्ठा हुआ और गांव ने इकट्ठा करके, अरे नीम है, नीम के नीचे गांव इकट्ठा हुआ। गांव ने कहा बैठ के भाई यार, पहला दिन की चाय पानी करो, लंगर करो, बस धन्यवाद गांव का। फिर गांव वाले हमारे पास आए, हमने कहा भाई हम एक बार बात करना चाहूँ आपसे। गांव वाले आए, हमने एक ही सवाल पूछा था, भाई हमारी बेटी मनीषा को सरकार और मेडिकल ने ये कह दिया कि इसकी आत्महत्या है। पूरा प्रदेश का हजम नहीं हो रही, हम मानते हैं ये हत्या है। क्या गांव इसको हत्या मानता है या आत्महत्या मानता है? गांव ने भी कहा जी वही तो हत्या है। फिर हमने कहा भाई बात सुनो, हम इतनी दूर तय अरे हाँ आपके गांव का माहौल देखा, इस माहौल में तो 20-30 बालक मरेंगे कम से कम, क्योंकि दाह संस्कार तो होना ही है। जब गांव राजी होगा, परिवार राजी होगा, दाह संस्कार प्रशासन करेगा। बच्चे दाह संस्कार करने नहीं देंगे, यहाँ फैर होगा और बरस मरेंगे। आप ये बताओ, अगर यहाँ हम संघर्ष करें, क्या गांव उसका नेतृत्व करेगा?
एक बार तो झिझक गई थी, बोला थी आप कर लो। ना, ना, ना। समाज का नियम है, जिस गांव का मामला हो गांव नेतृत्व करो, खाप का मामला खाप नेतृत्व करो। हम नेतृत्व नहीं करेंगे, नेतृत्व गांव करेगा। हम आपकी सपोर्ट करेंगे, पूरा हरियाणा आपके पीछे खड़ा होगा। हम अपने आदमियों को फोन कर करके यूँ बुलावांगे आंदोलन मजबूत करने के लिए, जितनी भी हमारे से बन पड़ेगी वो कराएंगे। गांव ने कहा ठीक है जी, हम संघर्ष करेंगे। उसके बाद यहाँ एक मीटिंग हुई और मीटिंग में तय किया गया कि हम ये तो चाहते हैं मनीषा बेटी को न्याय मिले। अब आज तक की जांच में तो खिड़की बंद कर दी है, तो आत्महत्या बता दी। न्याय कैसे मिले? कौन सी वो एजेंसी है जिसका हमें अपराधी, क्योंकि अपने आप तो अब कह दिया किसी ने अपराधी, तो सब वो तो चीजें मैंने नहीं होती। देश में कानून का राज है। कोई तो एजेंसी नहीं कहेगी फलाना ने अपराध कराया है, कोई तो सबूत होगा। भाई कौन सी एजेंसी का जांच करवावा, किस हिसाब से हमने आगे चलना चाहिए। तो यहाँ एक आम राय बन गई, पूरा गांव हाजिर था उसमें, और बाहर से जितने साथी थे वो भी हाजिर थे, मैं भी हाजिर था। वहाँ एक राय बन गई कि हरियाणा की पुलिस के ऊपर हमें विश्वास नहीं है। हरियाणा के अंदर जितनी भी एजेंसियां हैं, हम इनसे किसी, चाहे क्राइम ब्रांच हो, चाहे आपका SIT गठित करने की बात हो, चाहे आप चलो और भी जितनी एजेंसियां, या हरियाणा पुलिस या किसी हरियाणा पुलिस का और अफसर, हमें भाई इनमें जांच नहीं करवाते, क्योंकि पूरी जनता के अंदर एक मैसेज है कि इस केस में जो अपराधी है कहीं न कहीं बड़ी अप्रोच का अपराधी पाओगा। वरना अचानक डिस्ट्रिक्ट का SP कहता है कि 2 किलोमीटर के अंदर सारा कुछ है। डिस्ट्रिक्ट का SP का बयान है कि कहीं अपराधी धरने पे नहीं बैठा हो। प्रदेश का भाजपा का, जिसकी सरकार है, दूसरे नंबर का आदमी मुख्यमंत्री के बाद भाई मोहनलाल बड़ौदी प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष है BJP का, उसका बयान अपराधी पकड़ लिए। जब अपराधी आपने पकड़ लिए थे, SP का अपराधी 2 किलोमीटर के दायरे में है, फिर अचानक ही आत्महत्या कैसे होगी? इसको आप अचानक आत्महत्या कैसे कह सकते हैं? तो इन चीजों में कैसे पेटा भरेगा भाई? हमने सीधा का सीधा CBI की जांच मांग ली। देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है CBI, वे CBI की जांच हो। दूसरा, एक पोस्टमार्टम भिवानी में हुआ, एक पोस्टमार्टम रोहतक हुआ। भिवानी वाले की हमारे पास है कोई रिपोर्ट वगैरह तो है नहीं लिखित में, तो मगर ये सच्चाई है कि उसकी कुछ बातें क्षण क्षण के बाहर आई। और जो साथी आंदोलन को लीड कर रहे थे, उन्होंने डॉक्टरों के हवाले से, वकीलों के हवाले से बातें कही कि पहले तेजधार हथियार का इस्तेमाल हुआ है, पहले तेजाब का इस्तेमाल भी हुआ है। इस किस्म की बातें उस आंदोलन के दौरान जो आंदोलन को लीड कर रहे थे उन साथियों ने कही। दूसरा, पोस्टमार्टम का एकदम डॉक्टर मित्तल का बयान, बड़ा सीनियर डॉक्टर है, कि इसमें तो पॉइजन पाया गया है, तो सुसाइड है। हमने अचानक हमारा सिर घूम गया, भाई पहले वाला डॉक्टर सस्ता थे या डॉक्टर मित्तल सही है? कहीं डॉक्टर मित्तल VC बनने के लिए तो प्रभावित नहीं कर रहे सारा सदन, क्योंकि MDU का मिनिस्ट्री का VC एडोक पे है फिलहाल, और परमानेंट VC नहीं है, और 2 नाम चल रहे जिसमें डॉक्टर मित्तल का भी नाम है। हमने सोचा कि कहीं जांच को प्रभावित करने की प्रक्रिया तो नहीं है, इसलिए हमने मांग करी कि एम्स में पोस्टमार्टम हो इस लड़की का, और रीसैंपलिंग से हो, दोबारा सैंपल लिए जाए। पहले वाले सैंपल पर हमें विश्वास नहीं है। दोबारा सैंपल लिए गए हैं? हाँ, लिए गए। मैं आऊंगा उस पर। तो इन 2 बातों की हमने डिमांड रख दी। हमने 2 बातें डिमांड रख दी कि रात को ही उसी दिन प्रशासन के साथ गांव की जो कमेटी बना रखी थी उन लोगों की मीटिंग हुई, क्योंकि हमने मीटिंग के लिए अथराइज गांव के लोग ही कर रखे थे। भाई आप मीटिंग आप करेंगे, मानना ना मानना भी आपका काम है, मगर आप आंदोलन की यश नहीं करके आएंगे, वो फैसला पंचायत करेगी।
उनके ऊपर सिर्फ इतनी बात थी, वह सारी बात आके पंचायत में रख दियो, फिर सारा भाईचारा आपकी मदद ही करने आ रहा है। हमारा कोई निजी स्वार्थ तो है नहीं, कोई इधर आ रहा, सारे के सारे हमारी बेटी को न्याय दिलवाने के लिए आ रहे। उन्होंने रात को लगभग 3 बजे गांव की कमेटी परिवार समेत आई, उन्होंने कहा जी हमारी मांगे मान ली गई। फिर पंचायत ने दोबारा धरने से पंचायत ने कहा जी लिखित में ले लियो। सुबह दोबारा जब पंचायत में परिवार और गांव वाले आए, वो कहने लगे जी अपनी मांग मान ली गई, बेटी का संस्कार कर दें। माँ जी लिखित की बात हुई थी बताओ, तो उनके पिताजी के पास मुख्यमंत्री जी का लेटर है या लिखित है, उन्होंने दिखाई, भाई ठीक है सीबीआई की जांच मंजूर होगी। भाई एम्स में फिर अपनी लड़की ने बोला दाह संस्कार कर दिया, हमें कहने लगे दाह संस्कार कैसे होगा। वही दोस्तों मैं बता दूं कि कल जब मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ तो उसमें बहुत सारे लोग नाराज़ भी हुए। उनका कहना था कि मनीषा के इंसाफ के लिए पूरा देश सड़कों पर उतरा था कि मनीषा को इंसाफ मिले। अगर उनको अंतिम संस्कार करवाना ही था तो फिर क्यों नहीं वो एक दिन पहले ही जो कह रहे थे कि करवाना है करवा लेते, फिर दोबारा हम लोगों को परेशान करने की क्या ज़रूरत थी, इतने लोगों को जेल भिजवाने की क्या ज़रूरत थी। खैर उनकी मांगें जो पूरी हो गई, इस वजह से वो लोग स्वीकार कर लिए कि हम 100 को लेंगे और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार करेंगे। मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जो मनीषा के लिए आवाज़ उठाई, जिस तरह से मनीषा के लिए सीएमओ को पत्र भेजा, उन्होंने एक्स पोस्ट के ज़रिए सीएमओ को टैग करते हुए, हरियाणा सरकार को टैग करते हुए जिस तरह से ये बताया था कि अगर पुलिस प्रशासन की ढिलवाई नहीं होती तो मनीषा आज सुरक्षित होती। और ये दर्शाता है कि पूरा प्रशासन की मिली भगत से किस तरह से इस केस को दबाया गया। अगर सही समय पर जांच होती, सही समय पर एक्शन लेती पुलिस, तो शायद मनीषा आज हम सबके बीच होती। और मैं मांग करता हूं कि मनीषा के घर वालों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, एक सरकारी नौकरी मिले और इसकी सीबीआई जांच हो, सीबीआई सही तरीके से जांच की जाए, उसके बाद जितने भी सारे दोषी हैं उनको पकड़ा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के इस ट्वीट से इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि मनीषा के घर वालों को मुआवजा भी मिला और साथ ही साथ हरियाणा सरकार ने सीबीआई जांच के लिए मंजूरी दे दी। अब सीबीआई जांच हो रही है। जो 2 रिपोर्ट आए थे मेडिकल में, वो सामने नज़र आए थे, जिसमें ये दिखाया गया था कि सुसाइड की थी, लेकिन तीसरा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी गोपनीय रखा गया है, जिसे अभी सबके सामने नहीं रखा जाएगा और जो रिपोर्ट है सीबीआई टीम को सौंप दी जाएगी। इस पर क्या कहा वहाँ के जिला अधिकारी ने, ज़रा आप भी सुनिए। अच्छे रूप में ये स्वीकार करते हैं कि हो सकता है किसी न किसी बिंदु पे कोई चूक रह गई हो और वो चूक हमें ना पता चली हो, हम नहीं देख पाए हों उसे, इसीलिए इस जांच को लिया गया है, मुख्य जांच को लिया गया है कि सीबीआई हर चीज़ को दूध का दूध और पानी का पानी करके आपके बीच में सर एम्स की भावना सब समझ के पूरे दिन बना रहे हैं, सब समझना भाव ये बात सही है, गलत है, बाकी बात करें। अब जो काम करना है आगे की बात तो परमात्मा का सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, हमें परमात्मा ने आएगा। सरकार ने उन बातों को समझा और सरकार ने स्वीकार किया कि जन भावना सर्वोपरि है, इसलिए उन्होंने सीबीआई की जो जांच की मांग थी उसको भी स्वीकार किया और एम्स में बहन का तीसरी बार पोस्टमार्टम हो उसको भी स्वीकार किया। और अब सरकार का ये भी मानना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा, जिस भी रूप में दोषी पाया जाएगा, अगर पुलिस का ये जो वर्जन था, डॉक्टर्स का ये जो वर्जन था, ये गलत निकलता है और उनसे कोई चीज़ छूट जाती है तो इस सीबीआई की जांच में वो चीज़ नहीं छूटेगी और सख्त से सख्त कानून के अनुसार उनको सज़ा मिलेगी। ये आश्वासन हमने यहाँ जो लोग यहाँ थे अंतिम संस्कार के अवसर पर उनको सभी को दिया है, परिवार को दिया है। और आज बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हज़ारों लोगों के साथ हम सभी ने उस बहन को अंतिम विदाई दी है। सर एम्स में जो तीसरी दृष्टा आपको कुछ लगता है कहीं पे कुछ तो लेक रही है? देखिए, एक अधिकारी के तौर पे मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कहाँ कोई चूक रही होगी, लेकिन यही हम साझे रूप में ये स्वीकार करते हैं कि हो सकता है किसी न किसी बिंदु पे कोई चूक रह गई हो और वो चूक हमें ना पता चली हो, हम नहीं देख पाए हों उसे, इसीलिए
इस जांच को लिया गया है, मुख्य जांच को लिया गया है कि सीबीआई हर चीज़ को दूध का दूध और पानी का पानी करके आपके बीच में सर एम्स की रिपोर्ट आई है क्या, उसमें कुछ मिला हो? एम्स की रिपोर्ट के बारे में हमें ये जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है। वो बहुत गोपनीय रूप में जहाँ जिसको जमा हो जाना चाहिए था वह जमा है, और जब भी सीबीआई को ज़रूरत पड़ेगी उसकी वो रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत। धन्यवाद। सीबीआई को अधिकारियों ने संपर्क साधने की कोशिश की है? हाँ, देखिए सीबीआई का एक तरीका होता है कि जैसे ही कोई जांच सीबीआई तक जानी होती है उसमें हमारे होम सेक्रेटरी पत्र भेजते हैं सेंटर को कि हमारा ये जो मनीषा हत्याकांड है इसकी जांच की जानी चाहिए। तो वो प्रोसेस बहुत तीव्र गति से प्रारंभ कर दी गई है और बहुत ही जल्द सीबीआई इस जांच को अब अपने तरीके से एक एफआईआर अलग लॉन्च करेगी और उस एफआईआर के बिना के ऊपर जांच के हर बिंदु को शामिल करते हुए बहुत ही जल्दी इस केस में बहन मनीषा को और पूरे परिवार को और पूरे क्षेत्र को न्याय मिलेगा। ओके सर। मुझे एक चीज़ और कहनी है जी। कि हम अक्सर देखते आ रहे थे कि समाज में संवेदनाओं की कमी पड़ चुकी है, लेकिन मनीषा जाते जाते एक काम तो कर ही गई है कि सारे समाज की जन भावनाएं केवल एक स्वर में ये थी कि मनीषा को न्याय मिले। इसका मतलब यही कि हम गलती पे हैं नहीं है अलग मुद्दा है, किसी की छोटी मोटी गलतियाँ रही है वो अलग मुद्दा है, लेकिन समाज में संवेदनशीलता मौजूद है, समाज में मानवता मौजूद है, समाज में इंसानियत मौजूद है। तो ये हमारे समाज का एक उजला पक्ष भी रहा है, लेकिन एक पक्ष ऐसा भी रहा कि समाज में जब आंदोलन जब चल रहे हों तो वहाँ अराजकताएँ बढ़ जाती हैं, कई बार उच्छृंखलताएँ बढ़ जाती हैं, कई बार एक लक्ष्मण रेखा का पालन हम सभी को करना चाहिए। मैं आप सभी के दर्शकों से एक अनुरोध करूँगा, हमारे क्षेत्र के लोगों से भी एक अनुरोध करूँगा, हरियाणा प्रदेश राजस्थान या पूरे भारत के साथियों से एक अनुरोध करूँगा कि आंदोलन चलाने का एक अलग संवैधानिक तरीका है, उस तरीके को इस्तेमाल करिए ताकि जो आपकी आवाज़ आप जहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ पहुँचे वो आवाज़, और जब वो आवाज़ पहुँच जाए और वहाँ से एक्शन प्रारंभ हो जाए तो फिर अपने आंदोलन को धीरे धीरे वापस ले लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो अराजकताएँ और वो श्रृंखलताएँ, वो हिंसा पूरे समाज की दिशा और दशा को बदल दें और सारी व्यवस्थाएं सारे उद्देश्य ही बदल दें और फिर सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को उसे समेटने में अपना समय लगाना पड़े और जो मूल उद्देश्य है वो भटक जाए। मैं आपसे अवश्य ये अनुरोध करूँगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मनीषा के मामा का कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन की ढिलवाई नहीं होती, पुलिस से समय से इस केस को अपने हाथों में ले ली होती तो शायद हमारी भाजी हम सब के बीच होती। मनीषा के मामा ने कुछ ऐसे भी खुलासे किए जिससे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर और कॉलेज पर सवाल खड़ा होता है। मनीषा के मामा ने कहा कि हमारी भाजी 11 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे के बाद निकली थी और करीब 6 बजे के बाद उसका फ़ोन आता है। हमारे जीजा संजय फ़ोन उठाते हैं और मात्र 10 सेकंड तक बात होती है, वो भी कुछ बोल नहीं पाती है, तब तक फ़ोन कट हो जाता है। उसके बाद फ़ोन करते हैं तो फ़ोन लगता नहीं है, फिर परेशान हो जाते हैं। सीधे वो कॉलेज पहुंचते हैं, वहाँ पर उनसे पूछते हैं तो कॉलेज के जितने भी वहाँ पर स्टाफ के लोग थे उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया कि हमने मनीषा को नहीं देखा। उसके बाद 112 नंबर पर कॉल करते हैं, पुलिस आती है और जाकर कॉलेज में बात करती है। कॉलेज में सीसीटीवी फुटेज दिखाने की जब बात होती है तो कॉलेज वाले साफ तौर से दिखाने के लिए मना कर देते हैं। वही पुलिस वाले उनसे हाथ मिलाते हैं और हाथ मिलाने के बाद सीधे निकल जाते हैं और ये कहकर जाते हैं कि तुम जाओ उसका कहीं और FIR दर्ज कराओ। और क्या कहा मनीषा के मामा ने, ज़रा आप भी सुनिए। मनीषा जो मेरी भांजी थी डाणी लक्ष्मण से, वो किड्स प्ले स्कूल है सिंगानी के अंदर, वहाँ पार्ट टाइम जॉब करती थी। वहाँ से वो 11 तारीख को 1:58 पे बाहर आती है और वो आइडियल स्कूल और कॉलेज दोनों चीज़ें हैं, उसमें BSc के लिए वो एडमिशन के लिए जाती हैं, फॉर्म अप्लाई करने के लिए। वहाँ लगभग ये बात घटना है 2:15 बजे की। उसके बाद उस लड़की का कोई अता पता नहीं। 6 बज के शाम को 26 मिनट पे संजय जी के पास, जो मेरा जीजा जी है, लड़की का फादर है, उसके पास रिंग आती है। मात्र 10 सेकंड का फासला देके ही वापस रिंग करते हैं तो कोई उठा ही नहीं हुआ, रिंग स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद जैसे ही संजय जी को पता चलता है कि बच्ची मुसीबत में है, वो बस पकड़ के लुवारू से सिंगानी आते हैं। लुवारू वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं और वहाँ आने के बाद 112 पे कॉल करते हैं। 112 पे कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद 112 आती है, वहाँ
आइडियल स्कूल में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जब उनको बोला जाता है कि भैया आप CCTV दिखाओ, फुटेज दिखाओ, यहाँ लड़की आई है क्या, उन्होंने मना कर दिया, कोई लड़की आई नहीं है यहाँ और यहाँ स्टाफ भी नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने CCTV कैमरे के दिखाने के लिए भी बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। और जो 112 में जो मुलाजिम थे उन्होंने उनसे, कॉलेज वालों से हाथ मिला के और बात करके वापस आ गए। संजय जी को वापस सिंघानी गांव में छोड़ दिया जाता है और 112 से जो मुलाजिम थे वो कहते हैं कि आप थाने जाओ लुहारू, वहाँ FIR कराओ। संजय जी वहाँ से आते हैं, FIR के लिए जाते हैं, FIR नहीं होती। ये घटना 11 तारीख की है, जबकि FIR रात को 12 तारीख को 7:30 बजे शाम को FIR होती है हमारी। जब थाने जाते हैं तो वहाँ भी ऐसा ही व्यवहार होता है कि मैं शब्दों में शायद ही बयां कर सकूँ। उन्होंने कहा कि आपकी लड़की कहीं पिकनिक मनाने गई होगी, किसी के साथ गई होगी, जबकि हमारी जो भांजी है वो पूरे गांव में और सब में ऐसी शरीफ लड़की थी, कोई ऐसा नहीं था। उसके बावजूद हमने वहाँ फ़ोन वगैरह करा के वो FIR लास्ट में लॉन्च करवाई। उसके बाद ASI शकुंतला जो कि आइडियल स्कूल में आती है, उसको भी वो स्कूल वाले मना कर देते हैं कि हम नहीं दिखाएंगे, आप जा सकते हो। 13 तारीख को प्रिंसिपल साहब आएंगे 11 बजे, उस टाइम हम आपको फुटेज दिखा देंगे। उसके बाद जितने भी फुटेज थे वहाँ कैमरे थे, उनसे सबसे छेड़छाड़ खाने की गई है। 12 तारीख की ये घटना घटने के बाद 13 को सुबह शकुंतला मैडम का ही फ़ोन आता है कि सिंघानी में एक डेड बॉडी मिली है। जब हम वहाँ जाके देखते हैं तो चेहरा जला हुआ था, कुछ भी नहीं था। ऐसी बुरी तरह से निंदनीय घटना थी और वहाँ डेड बॉडी की हमने शिनाख्त की। उसके बाद पूरा प्रशासन आता है, लुहारू का SDM भी आता है, डिप्टी भी आते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 24 घंटे के अंदर हम मुजरिमों को गिरफ्तार करेंगे। तो अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, नहीं कोई, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। और पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं, अभी तक हमें कुछ नहीं बताया गया। प्रशासन कोऑपरेट नहीं कर रही, कोऑपरेट करती समय पर तो अगर समय पर पुलिस कोऑपरेट करती तो मैं दावे के साथ कहता हूँ मनीषा आज हमारे बीच में होती और उन दरिंदों को पकड़ा जाता। तो SP साहब आए, क्या आश्वासन मिला, क्या SP साहब ये बोल के गए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कहाँ तक है और इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो क्या जो SHO हैं उनकी जांच से संतुष्ट हैं या किसी और अधिकारी को चाहते हैं? अधिकारी को दी हुई हैं और हम तो संतुष्ट उसी टाइम होंगे जब हमारे सामने मुलजिम पेश होंगे, तब तक कोई संतुष्टि नहीं है। और हमारी मांग यही है 112 का जो भी जाब्ता उस टाइम था उसको सस्पेंड किया जाए, लुहारू थाने को सस्पेंड किया जाए और जो भी मुलजिम हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, तब हम अंतिम संस्कार करेंगे हमारी बच्ची का, तब तक नहीं करेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी सामने बात आ रही है, इससे साफ पता चलता है कि जो भी कुछ है कहीं ना कहीं संदेह भरा है। इस केस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो छुपाई जा रही हैं। ये केस कहीं ना कहीं प्रशासन को पता है, इस केस के बारे में हॉस्पिटल के लोगों को पता है, लेकिन अभी तक जो है सही सामने रिपोर्ट नहीं आई है। मनीषा का अंतिम संस्कार तो हो गया, लेकिन मनीषा के इंसाफ पर सवाल खड़ा हो गया। आखिर कैसे इंसाफ मिलेगा, ये सबसे गंभीर विषय है। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद का जो कहना था, चंद्रशेखर आज़ाद ने जो कहा उसके हिसाब से सरकार ने किया। अभी तक उनको मुआवजा भी दिया और CBI जांच के लिए भी भेजा है, लेकिन उम्मीदों पर कितना खरे उतरती है ये हरियाणा सरकार, ये देखने का विषय है। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।